हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं आज चैप्टर नंबर 8 गैसों के सामान्य गुण। इससे पहले 7 के 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ल्यूसेंट जनरल साइंस केमिस्ट्री के बहुत सारी उत्सुकता थी बच्चों के अंदर थी कि यार चैप्टर कंप्लीट करवा दीजिएगा, ये है एमसीक्यू कंप्लीट करवा दो। तो एमसीक्यू कंप्लीट हो चुके हैं, अब चैप्टर नंबर 8 पे पहुंच गए हम। इससे पहले 7 चैप्टर जो अपलोड किए गए ना, उनको आप तमीज से देख लेंगे ना, तो केमिस्ट्री का कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर उन 7 चैप्टर में से आया होगा। आप लोगों को पता है कि अभी हाल ही में नीट का रिजल्ट आया, मैं देख के अचंभित रह गया कि अपनी ल्यूसेंट से भी क्वेश्चन रखे हुए थे। इतना फायदा होगा आपको ल्यूसेंट पढ़ने का कि भाई नीट के बच्चे से कह सकते हो देख बेटे हमारी बुक से क्वेश्चन आया हुआ। मैंने खुद देखा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा यार देखने के बाद कि ल्यूसेंट के अंदर से भी क्वेश्चन पहुंचा है नीट के अंदर। तो आप लोग बने रहें भाई, आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी। इस चैप्टर को और देख लेते हैं। अच्छा, इस चैप्टर की खास बात बता देता हूं, जो इसके अंदर रूल्स लगेंगे जैसे कि चार्ल्स का नियम, बॉयल्स का नियम, गैलुसेक का नियम, आबोगाद्रो का नियम, तो इन नियमों की मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। हर नियम अलग अलग वीडियो में है। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। यहां ही नहीं, आप कहीं भी किसी भी अलग बुक से न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जाओगे तो भाई आपको वहां हेल्प मिलेगी। साथ में आपके थियोरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, इनको तो आप एकदम से कर दोगे। तो आप उन शॉर्ट वीडियोस को भी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट वीडियो का मतलब ये नहीं है कि 10-15 सेकंड में ही खत्म कर दी। शॉर्ट वीडियो का मतलब ये है कि 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट की वीडियो होगी, अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया है। अब देखिएगा, मैं यहाँ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन वहां पर हो चुकी है। हमसे कह रहा निश्चित ताप पर। देखिए, जब भी ताप निश्चित आ जाए और दाब का कोई जिक्र ना हो, बस ताप का हो, निश्चित ताप पर, तो ये हमेशा बॉयल का नियम होता है। पढ़ लो पूरी बात। निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब, उसके आयतन। देखो, दाब और आयतन में रिलेशन पूछ रहा है, किस किस के बीच में? P एंड V के, P और V के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। लेकिन टेम्परेचर को क्या कर दिया इसने? कांस्टेंट। तो जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे, जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे, तो ये बॉयल का नियम है। किसका? बॉयल का नियम। ठीक है, जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे और प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन पूछे। सिंपल सी बात है, आपसे पूछ रहा हूं मैं, आपके पास एक बलून है, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट होगा। अब उस बलून को प्रेशराइज करो, प्रेशर लगाओ उस पर, तो जैसे जैसे प्रेशर लगाते चले जाओगे तो जो उसका वॉल्यूम होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा, है ना। वॉल्यूम जो होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हुआ? कम हुआ। तो एक दूसरे के क्या हो गए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक दूसरे के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो P प्रोपोर्शनल टू 1/B या फिर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉयल के नियम से आप यहां से ये भी कह सकते हो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इट मीन्स P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। जहां कहीं भी ये रिलेशन दे दे तो ये नियम किसका है? बॉयल्स लॉ। ठीक है भाई, तो ये हमसे यही पूछ रहा है कि ये नियम किसका? तो भाई बॉयल का नियम है, जहां पर निश्चित ताप होता है। ठीक है, इसका एक छोटा सा आपको एक ओवरव्यू यहां से भी दे देता हूं कि सपोज दैट आपके पास एक पिस्टन है। ठीक है भाई, ये पिस्टन है, इस पे क्या रखा? निश्चित ताप पर। तो इसके अंदर जो गैसेज हैं उनका ताप जो है वो निश्चित है। अब जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे आयतन कम होना शुरू हो जाएगा। देखो, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते चले जाओगे ये पिस्टन नीचे को आनी शुरू हो जाएगी, आयतन कम होना शुरू हो जाएगा। तो आप यहां से भी समझ सकते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमसे कह रहा दिए हुए ताप पर, देखो अब भी ताप निश्चित है, गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब या फिर घनत्व का मान नियत रहता है। दाब क्या रहता है? नियत। अगर कह रहा हूं तापमान फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, तो उसका प्रेशर भी फिक्स होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो वही कह रहा है कि दिए हुए ताप पर एक गैस की निश्चित मात्रा के लिए दाब का पूछ रहा है, तो ये नियत रहता। तो ये किसका नियम है? ये भी बॉयल का नियम है। क्या है? दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब का मान भी नियत रहेगा, क्योंकि तापमान आपने नहीं बढ़ाया, तापमान फिक्स है ना। इससे पहले वाले में वहां पर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन था, लेकिन यहां वॉल्यूम का कोई जिक्र नहीं है। तो अगर टेम्परेचर फिक्स है तो प्रेशर भी फिक्स होगा। ये वाली बात आप ध्यान रखें। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्थिर ताप पर, देखो ताप फिर से स्थिर, बॉयल का नियम।
किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब, देखो आयतन को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो आयतन तो तभी कम होगा जब आप प्रेशर लगा रहे होंगे, तो आयतन कम करना मतलब प्रेशर का बढ़ाना, तो उसका दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन में सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा तो सीधा सीधा ही इसका आंसर होगा क्या, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर V बढ़ रहा है तो P घटेगा, और अगर P बढ़ रहा है तो V घटेगा, है ना, दोनों में बातें है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल से। ठीक है भाई, तो हमसे क्या कह रहा, स्थिर ताप पर किसी गैस के आयतन कम करने पर, आयतन कम होगा तो जाहिर सी बात है दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब कह रहा स्थिर दाब पर, यहां पर अब प्रेशर क्या हो गया, फिक्स, दाब क्या हो गया, फिक्स। अब दाब को नहीं छेड़ना, दाब को नहीं छेड़ना, तो हमसे कह रहा स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। देखो स्थिर दाब पर गैस का आयतन, तो आयतन किसके समानुपाती है, टेम्परेचर के। तो जब प्रेशर फिक्स हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, और आपसे वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन पूछे, तो ये चार्ल्स का नियम होता, किसका, चार्ल्स का, चार्ल्स लॉ। आपने पढ़ रखे होंगे छोटी क्लास में, हो सकता है आपके रटे हुए, हो सकता है आपका रिवीजन चल रहा, तो भाई हर तरीके से आप कह सकते हैं। तो यहां से V प्रोपोर्शनल टू T, इसको आप प्रैक्टिकली कैसे समझोगे कि सपोज दैट आपके पास एक पिस्टन है, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है ये। अब देखो ये इसका फिलहाल वॉल्यूम है, गैसेस ने इतना वॉल्यूम घेर रखा। अब यहां आपने क्या किया, आग लगा दी, जैसे जैसे आग लगा दी तो गैसेस एक्सपैंड होना शुरू हो जाएंगी। जब गैसेस एक्सपैंड होना शुरू हो जाएंगे तो ये पिस्टन ऊपर को जाना शुरू कर देगी। जब पिस्टन ऊपर को जाना शुरू कर देगी तो यहाँ पर जो गैसेस का वॉल्यूम है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसका मतलब सीधे सीधे समानुपाती हो गए। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूंगा तो ग्राफ ये होगा V और T के बीच में कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम भी बढ़ेगा। लेकिन अगर इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना चाहूंगा, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना चाहूंगा वॉल्यूम और प्रेशर के, तो भाई प्रेशर घटने पर वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। या फिर वॉल्यूम के बढ़ने पर प्रेशर, है ना, वॉल्यूम के बढ़ने पर प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, ये चार्ल्स के लिए था, और ये आपका किसके लिए आ गया, सॉरी वो बॉयल्स के लिए था, ये चार्ल्स के लिए है। तो आपको दोनों ही नियम समझा दिए गए हैं, इसका लिख देते हैं चार्ल्स के लिए। तो चार्ल्स के लिए सिंपल सी पहचान यही है कि भाई प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ बदलेगा। कॉमन सेंस की बात है, टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समान ताप टेम्परेचर कांस्टेंट और दाब पर, ओहो दोनों ही बातें हैं, ताप भी फिक्स है और दाब भी फिक्स है। गैसों के समान आयतनों में, ठीक है, अणुओं की संख्या समान होती है। जब भी अणुओं की संख्या से क्वेश्चन आ जाए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस से क्वेश्चन आ जाए, सीधा सीधा आवोगाद्रो के नियम की तरफ को चला जाता है। आपसे कह रहा है कि एक, है ना, आयतन फिक्स है, तो सपोज दैट आपके पास दो चैम्बर हैं, इन दोनों के अंदर जो वॉल्यूम इसका है वो वॉल्यूम इसका है, जो प्रेशर इसके अंदर है वो प्रेशर इसके अंदर है, जो टेम्परेचर इसके अंदर है वो टेम्परेचर इसके अंदर भी है। तो अब ये कह रहा है कि इसके अंदर जो गैस होगी उसका आयतन क्या कह रहा है, अणुओं की संख्या, जो इसके अंदर गैस है उसके अंदर अणुओं की संख्या उतनी ही होगी जितनी इसके अंदर होगी। अब चाहे इसके अंदर हाइड्रोजन है चाहे इसके अंदर नाइट्रोजन है, तो जितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर उतने ही नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे दूसरे वाले चैम्बर के अंदर। अगर वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है दोनों के लिए तो ये चीज पॉसिबल होती है। ये आवोगाद्रो की परिकल्पना थी। किसकी थी? आवोगाद्रो की परिकल्पना। उसने ये कहा कि जितने मोल हाइड्रोजन गैस के होंगे उतने मोल किसके होंगे भाई? नाइट्रोजन के। लेकिन कब? शर्त क्या है? टेम्परेचर फिक्स रहे, वॉल्यूम फिक्स रहे और प्रेशर भी फिक्स रहे। ये चीजें नहीं बदलनी चाहिए। इस कंडीशन में अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करोगे तो दोनों ही चैम्बर में नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे। अब ये डिपेंड नहीं करता कि कौन सी गैस आप यूज कर रहे हैं, कोई सी भी गैस यूज करें लेकिन मोलों की संख्या समान रहेगी। तो ये आवोगाद्रो की परिकल्पना थी। ठीक है भाई। आवोगाद्रो की परिकल्पना में एक चीज अपडेट और कर देता हूं। एक मोल n इज इक्वल टू 1 मोल। एक मोल गैस में
अणुओं की संख्या पता है कितनी होती है? अणुओं की संख्या पता है कितनी होती है? नहीं पता तो सर्च कर लें कितनी होती है। 6.023 इंटू 10⁻23 अणु। एक मोल गैस के अणुओं में एक मोल गैस में अणुओं की संख्या जो होगी वो ये होगी 6.023 इंटू 10⁻23 अणु। ये वाली बात आप अपडेट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब हमसे कह रहा है स्थिर ताप, टेम्परेचर फिक्स, ठीक है, किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन बताओ। सबसे पहले हमसे किस किस के बीच में? दाब और आयतन के बीच में। और यहां पर ताप क्या हो गया? स्थिर। जब ताप स्थिर होता तो नियम कौन सा लगता? बॉयल का नियम। बॉयल का नियम बता रखा ना, तो बॉयल्स लॉ लगेगा। और हमसे कह रहा दाब तिगुना, प्रेशर को 3 गुना करोगे तो प्रेशर जितना बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम कम, तो प्रेशर कर दे 3 गुना तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/3। कितना हो जाएगा? 1/3। तो तिहाई आपके पास ये आंसर हो गया। किसी को समझ में नहीं आया ऐसा तो मत समझो भाई, ऐसा समझ लो कि P प्रोपोर्शनल टू B। हमसे क्या रखा? हमसे क्या रखा? ताप तो स्थिर है लेकिन दाब 3 गुना कर दिया। दाब 3 गुना कर दिया तो वॉल्यूम बताओ क्या होगा नया? तो मैं कह दूंगा V2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3P। V2 जो हो जाएगा वो 3V। तो जो नया वॉल्यूम होगा वो पहले वाले वॉल्यूम का 1/3 मतलब 1/3। इसको तिहाई बोलते हैं, तिहाई। तिहाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिहाई। खैर ये वाला क्वेश्चन तो, ऐसे क्वेश्चन तो आप फिंगर्स पर सॉल्व कर दोगे, इतनी डिटेल बताने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। अब आ चुका है सामान्य ताप दाब पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। एनटीपी की फुल फॉर्म नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। इसको नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल ताप और दाब पर 22 ग्राम CO2 का आयतन होगा। अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक के क्वेश्चनों में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया। एक्चुअल में अभी मैंने आपको एवोगाद्रो की परिकल्पना बताई थी। क्या बताई थी? एवोगाद्रो की परिकल्पना से क्या थी परिकल्पना? उन्होंने कहा था एनटीपी पर जो एक मोल गैस होती है उसके अंदर अणुओं की संख्या जो होती है वो इतने होती है 6.023 इंटू 10⁻23 अणु। ये अणुओं की संख्या है। लेकिन अगर ये देखना चाहोगे कि इन अणुओं ने कितना स्पेस ले लिया लीटर में, तो भाई वो होता है 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर लेती हैं, ये कैलकुलेटेड है, रिसर्च हो चुकी है। 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरती हैं एक मोल गैस। कितना? एक मोल गैस इतने लीटर वॉल्यूम कवर करती है। कब? जब नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर होगा एवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुसार। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वही जो एवोगाद्रो की परिकल्पना है। लेकिन सवाल यहां क्या है? सवाल यहां पर अणुओं के रूप में नहीं दे रखा, सवाल यहां लीटर की फॉर्म में दे रखा। क्वेश्चन जो दे रखा वो लीटर की फॉर्म में दे रखा। तो इसको सोल्व कैसे करें? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक मोल कैसे निकाला जाता है। तो एक मोल निकालने के लिए सर्च करें हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स बाय प्रिपरेशन एट द गवर्नमेंट। तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी कि मोल कैसे निकाले जाते हैं, किसी भी गैस के मोल कैसे निकाले जाते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट रह जाए तो मैं यहां थोड़ा बहुत ले लेता हूं। देखो मोल कैसे निकालते हो? मोल जो होता है एक्चुअल में वो होता है वेट। मोल को इंग्लिश में MOL मोल ही कहते हैं। वेट अपॉन मोलिक्यूलर वेट, भार अपॉन अणु भार। अब भार, सपोज दैट आपको कोई वजन दे रखा है तो उस वजन में हम देखना चाहेंगे कि कितने मोल आ चुके हैं। तो भाई आपको मोल निकालने के लिए वेट चाहिएगा और नीचे हो जाएगा मोलिक्यूलर वेट। मोलिक्यूलर वेट का मतलब होता है अणु भार। अब यहां पर देखो हमसे क्या कह रखा है? हमसे दे रखा 22 ग्राम, तो इसका मतलब वेट जो हो जाएगा वो 22 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, दे रखा। CO2 तो जो मोलिक्यूलर वेट निकलता है वो फॉर्मूले से निकलता। तो CO2 का देख लेते हैं अलग, मोलिक्यूलर वेट। इसके मोलिक्यूल, ये एक मोलिक्यूल है तो इस मोलिक्यूल का वेट क्या होगा? तो वेट निकालने कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12 और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन आइटम का होता है 16। तो 2 ऑक्सीजन आइटम है तो 16 + 16, तो इस हिसाब से देखोगे तो ये आ जाएगा 44। तो इसका मतलब अगर आपके पास 44 ग्राम
44 ग्राम CO2 है तो वो 1 मोल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 44 ग्राम CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है। लेकिन क्या आपके पास 44 ग्राम है? नहीं, जवाब है 22 ग्राम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 44 ग्राम होती तो 1 मोल होता और 1 मोल इतना आयतन घेरता। लेकिन सवाल यह है कि 1 मोल नहीं दे रखा, आपको 22 ग्राम दे रखा, तो 44 का 22 कितना होता है? आधा होता है। तो ठीक है, इसका मतलब पता लग गया कि CO2 का जो है वो 1 मोल ना होकर के आधा मोल है। और जब आधा मोल है तो इसका मतलब आयतन भी क्या घेरेगी गैस? आधा घेरेगी। तो 22.4 का आधा कितना होगा? 11.2। तो इस क्वेश्चन का तो आपको आंसर पता लग गया है कि 11.2 आपका आंसर आने वाला है। कितना आने वाला है? 11.2। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं भाई मुझे तो इससे सॉल्व करके दिखाओ, तो ठीक है, पहले मैं मोल कैलकुलेट कर लूंगा। मोल कितना होगा? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। अब मोलिकुलर वेट कितना दे रखा? यहां को लिख देते हैं, मोलिकुलर वेट निकल कर आया था 44, तो 22 से 44 को काटोगे तो ये आ जाएगा 1/2। अब 1/2 का मतलब आपको अच्छे से पता कितना? 0.5। तो इसका मतलब आपके पास जो मोल दे रखे थे, है ना, वो मोल दे रखे हैं आधे मोल। CO2 का आधा मोल दे रखा। जब आधा मोल आपके पास है और पता है कि 1 मोल जो है 22.4 लीटर घेरती है, तो आधा मोल कितना घेरेगी? 11.2 लीटर। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं भाई। आई होप आपने समझ लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गैसों के विसरण, ओह बड़ा शानदार। ग्राहम साहब आ गए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए विसरण के। तो गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया था ग्राहम ने। क्या किया था इन लोगों ने? बता देता हूं। ग्राहम ने क्या किया? ग्राहम ने एक चैम्बर लिया और उस चैम्बर के अंदर गैसेस रख दी। तो ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं जो उड़ रहे हैं चारों तरफ को, ठीक है भाई। और यहां पर एक पास लगा दिया, ठीक है भाई। और एक दूसरा चैम्बर ले लिया, उस दूसरे चैम्बर से ये पास कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद में यहां पर एक बाल्ब लगा दिया। जैसे उन्होंने इस बाल्ब को ओपन करा तो ये गैस जो थी इसके अंदर भी चली गई। जब इसके अंदर भी चली गई, यहां भी इसके मॉलिक्यूल्स आ गए। तो इससे ये पता लगाया कि गैसेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो जाते हैं दूसरे चैम्बर में भी। तो ये घटना कहलाई विसरण, जिसको हम इफ्यूजन या फिर डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। तो ये रूल दिया था ग्राहम ने, तो इसको बोलते हैं ग्राहम का विसरण नियम। उन्होंने कहा था कि गैसेस जो है ना वो ऑटोमेटिक विसरित हो जाती हैं। अब ये डिपेंड करता है उनके मॉलिक्यूलर वेट पर, उनकी डेंसिटी पर। जिसकी डेंसिटी जितनी कम होगी, इट मीन्स वो मॉलिक्यूल हवा का या फिर किसी भी गैस का वो हल्का होगा। और हल्की जो है ना, हल्की गैस वो एकदम से विसरित होती है, एकदम से निकलती है। और भारी गैस जो है वो हल्के हल्के निकलती है। तो इसका मतलब ये हुआ जो रेट होता है, विसरण दर होती है, वो सभी गैसेस के मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इस मॉलिक्यूलर वेट को अगर मैं डेंसिटी के टर्म में कहूँ तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, कि जितना भी रेट होता है गैस का वो उनके खुद के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती। इससे ये पता लगा जो हल्की गैस होगी वो तेजी से भाग जाएगी और जो भारी गैस होगी तो उसका जो विसरण होगा वो थोड़ा हल्के रेट से होगा। सपोज दैट मैं एक बात कर लेता हूं कि आप क्लास में बैठे हुए हैं और कोई बच्चा ऐसा आ जाए जिसने परफ्यूम लगा रखा हो। अब परफ्यूम भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एल्कोहलिक और एक होता है नॉन एल्कोहलिक। तो एल्कोहलिक परफ्यूम वो होते हैं जो एकदम से उड़ते हैं, बॉडी पे स्प्रे करने के बाद में ना उड़ते हैं, क्योंकि उनका जो वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो एकदम से उड़ना शुरू कर देते हैं। और एक वो परफ्यूम होते हैं जो हल्के हल्के उड़ते हैं। अब दो बच्चे एंट्री मारे, तो अब आप सोच के बताएं किसकी स्मेल आपको जल्दी से आएगी। तो सोच के जवाब दें, कमेंट में कर दें किसकी स्मेल जल्दी आएगी। चलो मैं बता देता हूँ, स्मेल उसकी जल्दी आएगी जिसके ऊपर लगा हुआ परफ्यूम एकदम से उड़ रहा होगा। क्योंकि वो परफ्यूम जब एकदम से उड़ रहा होगा, जो उसने गैस यूज की है वो गैस एक्चुअल में एकदम से डिफ्यूज हो सकती है, एकदम से विसरित हो सकती है, क्योंकि उसका मोलिकुलर वेट कम है। जब मोलिकुलर वेट कम है तो हल्की हो गई, हल्की गैस तेजी से विसरित करेगी। तेजी से विसरित करने का मतलब यह है वो एकदम से पूरे कमरे के अंदर फैल जाएगी। तो जितनी हल्की गैस आप लगाओगे बॉडी के ऊपर परफ्यूम के साथ, तो वो उतनी तेजी से विसरित हो जाएगी। इट मीन्स अगर किसी की स्मेल आपको जल्दी आ गई तो इसका मतलब सीधा सीधा यही होता है कि उसने एक ऐसा, है ना, ऐसा परफ्यूम यूज कर रहा है जिसके अंदर जो गैस यूज की गई है बहुत ही ज्यादा हल्की है। ठीक है भाई,
तो ये जो होता है ना, ये फिनोमिना जो होता है, ये पूरा का पूरा विसरण के ऊपर ही आधारित है। तो ठीक है, यहां से दो बातें आपको पता लगी, जो भारी गैस होगी वो हल्के हल्के विस्तृत होगी, और जो हल्की गैस होगी वो तेजी से विस्तृत होगी। और ये नियम ग्राहम ने दिया था। किसने किया था? लास्ट क्वेश्चन नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर लेक्चर का, बाकी अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। हमसे कह रहा एक गैस के विसरण की दर, ठीक है, एक गैस है उसकी विसरण की दर पूछ रहा। अब बताओ, विसरण की दर का भी बिल्कुल सिंपल सा बताया, क्या उसके मोलिकुलर वेट, जिसको आप अणुभार कहते हो, उसके व्युत्क्रमानुपाती और घनत्व के भी व्युत्क्रमानुपाती, ऐसा ऑप्शन तलाश कर लो। तो हमसे क्या कह रहा? घनत्व के अनुक्रमानुपाती नहीं, अणुभार के अनुक्रमानुपाती नहीं भाई, अणुभार के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती तो होती ही नहीं है, अणुभार के वर्गमूल के, अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारे पास सही जवाब दे गया, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता। तो इसी तरह से समझो यार, इसी तरह से मजा आता। लास्ट क्वेश्चन, निश्चित ताप पर, ताप फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स हमसे कह रहा, और दाब पर, निश्चित ताप और दाब, तो इसका मतलब प्रेशर भी क्या हो गया? फिक्स। तो जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों फिक्स हो जाएं तो घटना जाती है, ध्यान से अवोगाद्रो की तरफ को। तो हमसे क्या कह रहा है? गैसों के विसरण, ओ यहां पर मोल नहीं आ रहा, अब विसरण आ गया। तो जाहिर सी बात है, जब विसरण आ गया तो ये नियम किसका आ गया? ग्राहम का। विसरण के आपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं, बिल्कुल सही। और ये नियम किसने दिया था? ये नियम दिया था ग्राहम ने। ठीक है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट डी, या फिर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये। ठीक है, आई होप बेसिक से क्वेश्चन थे और एकदम समझ आ गए होंगे, कुछ टफ तो है नहीं इनके अंदर। ठीक है, एकदम समझ में आ गए होंगे। क्या क्या दे रखा था यहाँ पर? रेट डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगेन जो रेट है वो मोलिकुलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन सब से क्या पता लग रहा है? जिसका मोलिकुलर वेट जितना ज्यादा हैवी होगा उसका रेट उतना ही कम होगा। रेट कम होने का मतलब ये है कि वो हल्के हल्के विस्तृत होगी। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन सारे समझ में आ गए आपको। आई होप कि ना तो आपको ग्राहम के नियम में दिक्कत आई होगी, ना आपको बॉयल के नियम में दिक्कत आई होगी, और ना ही आपको चार्ल्स के नियम में दिक्कत। तीन नियम यहाँ पर डिस्कस हुए, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे, और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन में भी मैंने यही कोशिश किया कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये फायदा होता है इन एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने का। एक तो आपसे एमसीक्यू आ गए, दूसरा आपसे उनके नियम आ गए, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर कर लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।